बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ फ़ातिमा और आज हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है बायो एनर्जेटिक्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं विच इज़ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे जो है ना इस होता है, ये स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, स्ट्रोमा में होता है। और इसके अलावा जो इसमें हमारे पास केल्विन साइकिल को जो मेन मकसद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे जो फिक्सेशन जो होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो यहाँ पे होती है, फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो वो है द प्रोसेस in which carbon dioxide is incorporated into organic molecules। ठीक है जी, तो ये इसका हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो है ना इसे 1914 में ना 1940s में मेल्विन केल्विन और उसके कुछ कोलीग्स थे, उन्होंने इसको जो है ना इस साइकिल को डिस्कवर किया था और उन्हें 1916 में जो है ना नोबेल प्राइज़ में मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़। ये इसकी कुछ स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन थी। अब हम इसका साइकिल करते हैं। अच्छा जी, तो इसका जो साइकिल है ना वो इस तरह से कुछ के हमारे पास होता है राइबोलोज। ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, इसे RUBP भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये प्रोसेस ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का ये जो टर्म है, अभी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रही है, इसमें ये हमारे पास क्या होता है, रुबिस्को की यूटिलाइज करते हुए। रुबिस्को एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है जिसको जो है ना ये यूटिलाइज करता है। इनको यूटिलाइज करते हुए, ये यूज़ करते हुए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट इसके साथ रिएक्शन करवाता है तो हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जो है हमारे पास 2 कार्बोक्सी 3 कीटो अराबिनिटॉल। ठीक है, कीटो अराबिनिटॉल ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो इस अनस्टेबल को एक स्टेबल स्पीशी में, एक स्टेबल कंपाउंड में, कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास ना चला जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में आ जाता है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जब ये आया है तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ये नेक्स्ट जाता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। जब ये हमारे पास अब यहाँ पे बाइफॉस्फेट आया है, 2 फॉस्फेट ग्रुप मजीद लगते हैं दोनों साइड पे, तो ये 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जब आते हैं वो लाने के लिए क्या होता है, हमारे पास जो 6 ATP यूटिलाइज होते हैं, 6 ATP जाते हैं 6 ADP में, तो ये फॉस्फेट देते हैं। ये फॉस्फेट को यूज़ करते हुए जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ना वो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चला जाता है। ठीक है, अब ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये जाएगा यहाँ से G3P में। हमारे पास टोटल जो है ना 6 G3P बनते हैं। ठीक है, 6 G3P बनते हैं, यहाँ से एक G3P निकल जाता है। जो ये G3P निकला है ना, इसका असल में फंक्शन क्या होता है, ये एज अ शुगर बनाने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। तो अगर हमें ये कह दिया जाए कि केल्विन साइकिल में हमारे पास शुगर की फॉर्मेशन होती है, ये शुगर प्रोडक्शन होती है, तो वो भी ठीक ही हमारे पास पॉइंट होगा। ठीक है, ये एक G3P निकल गया, 5 G3P पीछे रह गए। ये 5 G3P जो है ना
दोबारा से हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट बना देते हैं। जब ये 5G3P हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट को दोबारा बना रहे हैं तो फिर 3 ATP यूटिलाइज होंगे। ठीक है, 3 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 3 ADP में और हमारे पास बन जाएगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अच्छा जी, ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ना, ये रिड्यूस हुआ है 6G3P में। तो इसको रिडक्शन के लिए हमारे पास जो है ना एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? ये हाइड्रोजन आएगा NADPH से। यहाँ पे हमारे पास जो है ना 6 NADPH कन्वर्ट होंगे 6 NADP में। ये हाइड्रोजन रिड्यूस होंगे, ये हाइड्रोजन 1,3 बिसफॉस्फेट के पास जाएंगे और ये 1,3 बिसफॉस्फेट 6G3P में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक 1,3 बिसफॉस्फेट जो है ना ये रिड्यूस होता है बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। ठीक है, जब NADPH ये NADP तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, ये भी आपने याद रखनी, पूछ लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। इसमें ये कुछ ना इस तरह से ये बनता है, ये ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का स्टेप होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फिक्स हुई है। ये हमारे पास रिडक्शन का स्टेप होता है और ये रीजनरेशन होती है। ठीक है, ये इसका सारा साइकिल होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो G3P बनाने के लिए ना, एक G3P बनाने के लिए हमें फॉस्फेट चाहिए, 9 फॉस्फेट चाहिए टोटल। 9 फॉस्फेट हमें चाहिए होते हैं जो स्ट्रोमा को हमें रिटर्न करने हैं। स्ट्रोमा में हमें रिटर्न जाने हैं 9 फॉस्फेट एक G3P के लिए। तो अब ये 9 फॉस्फेट कहाँ से निकलते हैं? लाइक यूटिलाइज तो हो गए ना, जो 9 हमारे पास पीछे साइकिल में यूज हुए हैं कि फॉस्फेट यूज हो गया साइकिल में। अब हमने कुछ फॉस्फेट रिटर्न भी करने हैं, 9 फॉस्फेट हमें रिटर्न करने हैं स्ट्रोमा में। तो ये जो 9 फॉस्फेट हम रिटर्न कर रहे हैं ना स्ट्रोमा में, ये कहाँ से आएंगे? हमारे पास कितने किस स्टेप में रिडक्शन में और कितने स्टेप में, किस स्टेप में कितने हमारे पास फॉस्फेट आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। 6 हमारे पास फॉस्फेट निकलेंगे रिडक्शन के स्टेप से। ठीक है, हमारे पास 2 निकलेंगे रीजनरेशन के स्टेप से। ये हो गए 8। बकाया जो हमारे पास एक है, जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो तब एक हमारे पास जो है ना निकलता है फॉस्फेट, वो पूरे 9 बन के स्ट्रोमा में वापस चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक जो इनकी नॉर्मली हमारे पास जो केल्विन साइकिल की कैलकुलेशन है उसमें वो करवाने लगी हूँ। आपने बात याद रखना है कि हर जो भी मैं चीज़ करवा रही हूँ, अगर ग्लूकोज की बात होगी, अगर वो ग्लूकोज के मतलब आपसे पूछ लेता है MCQ, तो आपने उसे डबल कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, जो भी मैं भी आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। ठीक है जी, अब मैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और G3P की रेशो की बात करती हूँ। तो G3P कितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे तो एक G3P बनता है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं तो एक G3P हमारे पास बाहर निकलता है। इस साइकिल में हम देखिए कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड RuBP के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक हमारे पास जो है ना G3P बाहर निकल रहा है। बकाया 5 तो रिसाइकल दोबारा से साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक कंप्लीट केल्विन साइकिल होता है ना, एक साइकिल में हमारे पास जो है ना 9 ATP जो है ना यूज होते हैं, 9 ATP। ठीक है, तो ग्लूकोज एक केल्विन साइकिल में हमारे पास 9 ATP प्रोड्यूस हुए। अब ये जो 9 ATP है ना, ग्लूकोज के लिए हम इसे डबल कर देंगे। डबल लाइक ये यूज हो रहे हैं ना हमारे पास 3, वो रिडक्शन के स्टेप में जो हमने 6 यूज किए थे और फिर 2 रीजनरेशन में 3 यूज किए थे। ठीक है, तो 9 ATP हमने यूज किए थे। तो ग्लूकोज बनाने के लिए हमारे पास 2 साइकिल चलेंगे तो फिर 18 ATP हो जाएंगे। ठीक है, मतलब
एक साइकिल से हमारे पास जो है ना एक G3P प्रोड्यूस हुआ, दूसरा साइकिल चला तो 2 G3P प्रोड्यूस हुए, 2 G3P मिलते हैं तो हमारे पास एक ग्लूकोज बनता है। ये आपने याद रखना है, 2 G3P मिलके एक ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं एक ग्लूकोज की बात करूं या एक G3P की साइकिल की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, तो हमारे पास जो है ना 3 दफ़ा एक साइकिल टर्न होता है, यानी कि 3 दफ़ा जो साइकिल चलता है एक G3P बनाने के लिए। ये क्या आप इसकी मुराद है, देखिए हमारे पास टोटल जो है ना 6 होते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, वो जो 6 राइबोलोज बिसफॉस्फेट होते हैं ना, एक मॉलिक्यूल जो राइबोलोज का होता है वो मैं आपको इस पे रेस कर लूँ, कैसे बैठे। अच्छा जी, हमारे पास 6 RUBP हुए, और ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड हुए, तो फिर एक G3P प्रोड्यूस हुआ, वो जो भी साइकिल चला। यानी कि हमारे पास 2 RUBP है, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक एक G3P प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 2 राइबोलोज बिसफॉस्फेट होते हैं, तो हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं। और अगर हमारे पास एक राइबोलोज यानी कि पर मॉलिक्यूल हो, हमारे पास पर मॉलिक्यूल ऑफ RUBP हमारे पास कितने एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, पर मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ, एक मॉलिक्यूल 2 RUBP। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, 2 ATP यूज करते हैं, और हमारे पास जो है ना 2 NADP यूज करते हैं। एक मॉलिक्यूल हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक 2 ATP, 2 NADPH यूज करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास 6 RUBP है, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 हमारे पास ATP और 6 NADPH ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ATP जो है ना हमारे पास, सॉरी ये थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक हो गई है, ATP हमारे पास 9 थे साइकिल में, तो 3 ATP होंगे, लाइक 3 ATP होंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं अगर एक G3P की बात करूं, तो जो एक G3P होता है ना, ये आप सारे पॉइंट्स लिख लें अपनी, जो भी आप नोटबुक पे लिख रहे हैं। ठीक है, एक G3P, एक ATP, 6 G3P, 6 ATP, 10 G3P, 10 ATP। ये G3P मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन एक जो G3P का साइकिल होता है ना, उसमें 9 ATP यूज होते हैं। ये इसका वो पूछ रहे थे कि एक G3P के लिए कितने ATP है, तो वो एक ATP ही होता है, लेकिन G3P साइकिल के लिए हमारे पास कितने हैं, 9 ATP है। ठीक है, ये हमारे पास इसका हो गया। अब मैं जैसे मैंने कहा था कि एक G3P साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो है ना 3 टर्न होंगे। तो अगर वो ग्लूकोज का पूछ ले कि एक ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए कितने साइकिल चलेंगे, कितने टर्न साइकिल लेगा, तो 6 होगा। हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ठीक है, हर चीज़ को हमने मल्टीप्लाई 2 कर देना है। तो ये था हमारे पास सारा इसका केल्विन साइकिल का। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। इसके बाद एक लास्ट रेशियो वो हमसे पूछ लेते हैं, ATP, NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड के भी मैंने वैसे आपको लिखवा तो दिया है, लेकिन ये है कि ये इस तरह से आप नोट कर देंगे तो आपको याद रहेगा। 1, 2, 3, इस तरह ये इसकी रेशियो है हमारे पास। ओके, और इसके अलावा ये भी आपने याद रखना है कि 2 केल्विन साइकिल चलते हैं या 2 डार्क रिएक्शन होते हैं, तो फिर हमारे पास एक ATP प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सारा केल्विन साइकिल का था। केल्विन साइकिल का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। फेडरल और PTB से एक दफ़ा आपने ज़रूर रीड कर लेना है, वैसे मैंने सारे पॉइंट कवर करवा दिए हैं आपके इसमें भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज़ रेस्पिरेशन।
रेस्पायरेशन। अच्छा जी, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड टू रिलीज एनर्जी। CH बॉन्ड को ब्रेक करना टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, दिस इज रेस्पिरेशन। अब अगर हम देखिए तो एनर्जी रिलीज कहाँ से होती है, लाइक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करती हैं? तो हमारे पास कार्ब्स प्रोवाइड करते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसके अलावा लिपिड्स होते हैं। लेकिन ये देखते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें रेस्पिरेशन के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। एक है ग्लाइकोलिसिस, एक है हमारे पास क्रेब्स साइकिल और एक है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। अभी हम करने लगे हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक होगा ग्लाइकोलिसिस। ओके, अब ये होता क्या है? ये असल में जो ग्लाइकोलिसिस है ना, इसको इसका नाम, ये इसके सबसे हम कुछ इंफॉर्मेटिव MCQs कर लें। 4 स्टेप से इसे नेम दिया गया है। जो इसका चौथा स्टेप था उससे इसको नाम दिया गया ग्लाइकोलिसिस का। अक्कर इन साइटोसोल। ठीक है, इसके टोटल हमारे पास स्टेप्स हैं 10। ठीक है, इन 10 स्टेप्स में हमारे पास जो हमारे पास है ना 2, 5 एंड 8, ये जो है ना आइसोमराइजेशन स्टेप्स हैं। आइसोमराइजेशन। ठीक है, जो हमारे पास स्टेप्स हैं 1, 3, 7 एंड 10, दीज आर इरिवर्सिबल स्टेप्स। ये इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। ठीक है, अब ये 1, 3 और 7, 5 को भी अगर मैं फर्दर क्लासीफाई कर दूं तो जो 1 और 3 है ना, ये हमारे पास जो है ना, ये है इन्वेस्टमेंट स्टेप्स। ये सारा आपको जब मैं ये करवाऊंगी ना साइकिल, इसका जो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, हमारे पास जो 7th स्टेप है वो रिकवरी स्टेप है। रिकवरी है। ठीक है, और जो 10th स्टेप है हमारे पास, इट इज प्रॉफिट स्टेप या पे ऑफ स्टेप भी से कहा जाता है, पे ऑफ। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं। अच्छा, ये आपने एक बात याद रखी कि ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। EMP मीन्स के एम्बन मेन जो है ना पार्टनर स्टेप्स। ठीक है, मतलब ये स्टेप्स नहीं, सॉरी प्रोसेस। ये हो गया हमारे पास, लाइक इसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू। जी, तो इसका जो अब स्टेप्स है वो हम स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है जी, ग्लूकोज होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज है ना, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो तब हमारे पास यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसे हेक्सोकाइनेज का नाम दिया जाता है, काइनेज। ठीक है, ये हमारे पास हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन हमारे लीवर में ही ना हेक्सोकाइनेज की जगह ग्लूकोकाइनेज यूज होता है।
ठीक है, ये आपने जब हमारे पास ग्लूकोज की जो है ना कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो तब ग्लूकोकाइनेज यूज़ होता है, और अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सो तब यूज़ होता है जब हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब ग्लूकोकाइनेज, और जब हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो तब हेक्सोकाइनेज यूज़ होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो गया। यहाँ पे जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो हमें एटीपी से फॉस्फेट मिले हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास एक एटीपी जो है ना वो कन्वर्ट हो गया है एटीपी में। ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस हो गया। फिर हमारे पास ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये नेक्स्ट जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है इसे आइसोमेरेज का नाम दिया जाता है। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। बिसफॉस्फेट में, ये मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, लेकिन मतलब समझ आ जाएगा, मैं साथ साथ बोल रही हूँ तो वो भी आप समझने की कोशिश करें। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज हुआ है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये एंजाइम की अहमियत इसलिए है क्योंकि इसके मतलब एमसीक्यूज पूछा जा चुका है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ना ये एक्टिवेट होता है, इसे इंसुलिन एक्टिवेट करता है। अगर हमारे पास एटीपी की एटीपी की जो अमाउंट है वो एक्सेस में है, एटीपी एक्सेस में प्रेजेंट है, तो तब ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देता है, ये मतलब इनहिबिटेड हो जाता है। ठीक है, if ATP is in excess then phosphofructokinase will be inhibited but it will be activated by insulin। phosphofructokinase को एक्टिवेट करने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो फिर एक ATP जो है ना जाता है ATP में। ठीक है, उसके बाद जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है ना ये 1,6 फॉस्फेट है ना, ये दो जो है ना उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक हमारे पास ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन में और एक हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज हुआ है उसे कहा जाता है एल्डोलेज। ये एंजाइम के नाम आपने याद रखते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है जी, एल्डोलेज एंजाइम यूज हुआ है। अब हम जो है ना जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे डिहाइड्रोक्सीएसीटोन यहाँ पे ही रह जाता है, फॉस्फेट ये यहाँ भी रह जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ना वो स्टार्ट करता है, जो स्टेप्स हैं वो G3P स्टार्ट करता है। यहाँ तक जो ये G3P तक बना है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ तक जो कन्वर्ट हुआ है ये वाला जो है इसे कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज। ये प्रिपरेटरी फेज है। ठीक है जी, अभी प्रिपरेटरी फेज को मैं इरेज करने लगी हूँ, एक दफ़ा ये ओवर इसका देख लिया आप। ठीक है, ये हो गया, ये प्रिपरेटरी फेज इसका ये ख़त्म। अब नेक्स्ट हम G3P से कन्वर्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, G3P जो है ना हमारे पास वो क्या करता है, असल में यहाँ पे डिहाइड्रोक्सीएसीटोन में G3P में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि अगर NADPH और ATP हमारे पास जो है ना कम अमाउंट में नहीं है, वो कम अमाउंट में अगर हो ना हमारे पास, तो फिर G3P हमारे पास डिहाइड्रोक्सीएसीटोन में जो है ना डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन जो है ना हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है G3P में। लेकिन अगर हमारे पास ATP और NADPH कम नहीं है ना अमाउंट में, तो फिर ये स्टेप ही नहीं होता, यानी कि DHA G3P में नहीं कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास वो कम होंगे ATP और NADPH तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ना G3P से नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये एक ही साइड में, ये असल में दो साइड पे हो रहा होता है, लेकिन मैं एक साइड पे लिख रही हूँ क्योंकि दोनों साइड पे सेम होता है। ठीक है, जो G3P है ना ये हमारे पास कन्वर्ट होता है 1,3
बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। जब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में यूज होता है तो यहाँ पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन किस तरह से होती है कि जो NAD है ना, सॉरी ऑक्सीडेशन होती है। NAD जो है ना कन्वर्ट हो जाता है NADH में, हाइड्रोजन एक रिमूव होता है विच विल बी एक्सेप्टेड बाय NAD+ और NADH में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है। आपने याद रखना जो 6th स्टेप है हमारे पास जिसमें G3P 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुई है, वहाँ पे हमारे पास जो है ना, अच्छा जी, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या होता है, क्योंकि अब एक हाइड्रोजन की हमारे पास कम, तो मैं ये बात कर रही थी कि जो G3P है हमारे पास ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक हमें जो है ना हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो यहाँ पे फॉस्फेट की कमी हो जाएगी। अब जो इस लॉस ऑफ हाइड्रोजन की वजह से जो हमारे पास इसमें फॉस्फेट ऐड होता है, जब भी हमारे पास, ये आपने याद रखना, जब भी फॉस्फेट का एडिशन होता है हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड। हाइड्रोजन एक निकलता है तो फॉस्फेट ऐड हो जाता है। ये फॉस्फेट कहाँ से आया है, ये साइटोसोल से आया है, ठीक है। इसे साइटोसोलिक फॉस्फेट भी कहा जाता है। ओके जी, अब ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होगा हमारे पास नेक्स्ट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है इसे कहा जाता है, एक मिनट, पूरा नाम इसका एज इट इज अगर उसका लिख लेना, लाइक ऐसे चले छोड़े उस पॉइंट को, जो ये काइनेज, इसमें काइनेज यूज होता है, ठीक है। काइनेज एंजाइम है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। जब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है तो हमारे पास एक फॉस्फेट निकलता है जो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये ATP में कन्वर्ट हो गया। ओके जी, तो अब हमारे पास जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। हमारे पास जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है म्यूटेज, ठीक है। म्यूटेज एंजाइम यूज हुआ 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ठीक है। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। ये एक हाइड्रेशन स्टेप है। यहाँ पे हमारे पास वाटर की जो है ना रिमूवल होता है, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, अगर वो हमें कह दें कि कौन सा स्टेप है जिसमें डिहाइड्रेशन हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो 9th स्टेप है। सेकेंडली जिसमें 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमने हाइड्रेशन करवानी है इसमें ग्लाइकोलिसिस में, तो वो कौन सा स्टेप होगा, तो हम कहेंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट को 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया, हाइड्रेशन होगी, वाटर ऐड होगा तो हमारे पास ये कन्वर्ट होगी। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है इनोलेस, ठीक है। लास्ट जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में विच इज द प्रोडक्ट एंजाइम जो यूज हो रहा है इट इज काइनेज, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। काइनेज, यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है इट इज ओनली काइनेज। इसका जब पूरा नाम अगर मैं वैसे बताने लिख रही हूँ फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज है, ठीक है। और लेकिन जो पायरुवेट काइनेज है वो पायरुवेट की प्रोडक्शन में जो यूज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लिसरल ग्लाइकोलिसिस। तो ये समझ आ गया होगा उम्मीद है मुझे। इसका आपने याद रखना है इसके स्टेप्स बहुत अच्छे से, किस स्टेप में डिहाइड्रेशन, किस स्टेप में हमारे पास फॉस्फेट रिमूव हो रहा है। अच्छा, मैं अगर आपको 1 और 3 स्टेप जो है उसमें हमारे पास डीफॉस्फोराइलेशन हो रही है, यानी कि ADP जो है ना ATP में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास स्टेप्स है ना एक
सेकंड वाला सॉरी 10th वाला स्टेप और जो 7 वाला स्टेप है उसमें हमारे पास जो है ना फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है, यानी कि वहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। हमारे से अगर आपसे वो पूछ लें कि पायरुविक एसिड या पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो वो है C3H4O3, ठीक है। ये पायरुविक एसिड, एक मिनट में ना इसे थोड़ा सा रिमूव कर लूँ। C3H3O3 क्या है? पायरुविक एसिड। और C3H3O3 क्या है? पायरुवेट। ओके जी। पता है क्या होता है, सॉरी यहाँ पे H4 है। ओके जी, पता है क्या होता है, जो एक हाइड्रोजन हमने लिया था ना साइटोसोल से, जब हमने G3P को 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया था, तब हमने एक हाइड्रोजन लिया था साइटोसोल से। हमारे पास बनता असल में यहाँ पे पायरुविक एसिड है ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन जो एक हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है ना, वो साइटोसोल को हमने वापस करना होता है, ठीक है। तो जब वो वापस चला जाता है, जो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ था, तो इससे इस वजह से जो है ना हमारे पास ये 3 हाइड्रोजन रह जाते हैं, एक वापस चला जाता है उसके पास साइटोसोल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका। इसके अलावा ये भी होता है, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक ये भी कि हमारे पास फॉस्फेट निकलता है ना लास्ट में, जब एटीपी प्रोड्यूस हुआ है, तो जब फॉस्फेट निकले तो तब हमारे पास हाइड्रोजन भी एक निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फॉस्फेट निकलने से एक जो हाइड्रोजन है साइटोसोल से वापस चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया इसका पायरुविक एसिड, ये सब। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ भी ख़त्म होता है ना, हाफिज़।